नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र साहनी स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज के वीडियो में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि के बारे में हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना भाई रासायनिक समीकरण होता क्या है। इसके साथ साथ संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण की भी बात हमने कर लिया है और उसे भी बहुत ही अच्छे से बताया गया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, एक बार जरूर देखें। तो प्यारे साथियों, आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए। भाई रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो जिसमें बताया गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को उनके प्रतीकों एवं सूत्रों के द्वारा निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। लेकिन रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एक नियम का पालन करती हैं। वो नियम कौन सा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का जो द्रव्यमान होता है वो संरक्षित होता है, यानी कि परिवर्तित नहीं होता है। और यदि रासायनिक समीकरण संतुलित है तो द्रव्यमान एक ही जैसा रहेगा, अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर ही रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है तो द्रव्यमान में अंतर आ जाता है। और इस नियम का पालन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। आप लोगों को बताया गया है कि जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसे ढांचा समीकरण भी कहा जाता है, उसे कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। और ऐसा समीकरण सत्य समीकरण नहीं होता है, सही समीकरण नहीं होता है। और ऐसे समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करने वाले हैं कि इस तरह के समीकरण को किस तरह से संतुलित किए जाए। तो प्यारे साथियों, ये जो वीडियो है अंत तक आप जरूर देखिएगा। यदि अंत तक देखेंगे तो रासायनिक समीकरण को आप बहुत ही सरल तरीके से इजी वे में संतुलित कर पाएंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियों के बारे में। तो भाई रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बस एक ही विधि है। कौन सी विधि? तो उसको बोला जाता है हीट एंड ट्रायल विधि, यानी कि अनुमान विधि। हीट एंड ट्रायल विधि से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, यही चीज यहां पर है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल विधि का, यानी कि अनुमान विधि का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब अभिकारक और उत्पाद में अणुओं की संख्या सही न हो, परमाणुओं की संख्या एक जैसी न हो, तो उसको हम अनुमान विधि से क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। इसके लिए प्यारे साथियों यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वही वाला एग्जाम्पल जो कि हम लोगों ने कल देखा था। क्या चीज है? तो H2 प्लस O2 इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज? तो H2O। अब हम कहेंगे कि क्या ये संतुलित है? तो प्यारे साथियों, ये समीकरण संतुलित नहीं है। क्यों? क्योंकि देखना यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। हाइड्रोजन तो दोनों ओर सही है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। मतलब ऑक्सीजन दोनों ओर बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यह समीकरण संतुलित नहीं है। यानी कि कैसा समीकरण है? ढांचा समीकरण है। ढांचा, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? तो कंकाल। क्या? कंकाल समीकरण। ठीक है। तो ऐसे समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये कैसा समीकरण है? असंतुलित है। कैसा है भाई? असंतुलित समीकरण है। अब इसे हमें संतुलित करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो किस प्रकार से हम इसे संतुलित करें? तो इसके लिए कुछ स्टेप का फॉलो करना पड़ेगा, कुछ स्टेप का अनुसरण करना पड़ेगा। और यदि आप इसका अनुसरण करेंगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में रासायनिक समीकरण को संतुलित कर पाएंगे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहला चरण है कि जो असंतुलित समीकरण है उसमें उपस्थित जो ये अणु है या तत्व है उसको हम पहले एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। किसमें बंद कर लेते हैं? बॉक्स में। इसका मतलब है स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट, इसमें हम असंतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लिए अणुओं को किसमें बंद कर लेंगे? बॉक्स में। यानी कि असंतुलित समीकरण को, क्या चीज? असंतुलित समीकरण को बॉक्स में रखेंगे, बॉक्स में रखेंगे।
ठीक बॉक्स में रखना है। कैसे? तो यही समीकरण हम उठा लेते हैं। तो ये है H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। इसको हमें क्या करना है भाई? बॉक्स में रख देना है। भाई बॉक्स में रखते हैं। हाँ, इसको हमने क्या किया? बॉक्स में रख लिया। अब बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं करना है। इसका मतलब है कि सूत्र को परिवर्तित नहीं करना है। यानी कि जो पदार्थ का सूत्र यहां पर लिखा गया है, अभिकारक हो या उत्पाद, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, इसको हम परिवर्तित नहीं करेंगे। इसका मतलब हमें यही है कि सूत्र परिवर्तन नहीं करना है। ये बात याद रखना है। अब हम दूसरा स्टेप की ओर जाएंगे और काउंट करेंगे अभिकारक और उत्पाद परमाणुओं की संख्या। भाई हमें जानकारी होना चाहिए ना कि अभिकारक और उत्पाद परमाणुओं की संख्या क्या है, और उसी की जानकारी हमें लेना है। इसी से तो पता चलेगा वह समीकरण संतुलित है कि नहीं है। तो क्या करते हैं? स्टेप सेकेंड में चलते हैं और हम ये जानेंगे कि अभिकारक और उत्पाद परमाणुओं की संख्या कितनी है। यानी कि समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद परमाणुओं की संख्या लिखना, ये चीज है। अभिकारक एवं उत्पाद परमाणुओं की संख्या को क्या करेंगे? लिखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें एक चार्ट बनाना होगा। यहां पर लिखेंगे तत्व, उसके बाद से यहां पर लिखते हैं अभिकारक परमाणुओं की संख्या। ठीक है, अभिकारक तत्व की संख्या, ये भाई R है, रिएक्टेंट है, और उत्पाद परमाणुओं की संख्या, और ये क्या है? P है, यानी कि प्रोडक्ट है। ये जानकारी आपको रखनी होगी। तो ध्यान देना साथियों, यहां पर यह है अभिकारक और यह है उत्पाद। भाई अभिकारक में कौन कौन से तत्व है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन रहा और ये ऑक्सीजन रहा। अब इधर की ओर चलते हैं। भाई हाइड्रोजन कितना है अभिकारक में? 2 है। कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। उत्पाद की बात करते हैं। उत्पाद में हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। हमें यहीं से पता चला कि अभिकारक में जो हाइड्रोजन है इसके परमाणुओं की संख्या तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में 2 है और उत्पाद में कितने हैं? 1 है। और अब हमें इस ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्यारे मित्रों, इस ऑक्सीजन को हमें संतुलित करना है। कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा स्टेप नंबर 3 की ओर जाना पड़ेगा। स्टेप 3। तो प्यारे साथियों, यहां पर आपको क्या करना है कि ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित करना है। और हमने बताया हीट एंड ट्रायल विधि, और इसमें क्या करना है कि अपने अनुमान से परमाणुओं की संख्या को बढ़ाना है। अपने अनुमान से इस तत्व की संख्या को हम लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन बोला गया कि बॉक्स में रखना है और बॉक्स के अंदर कोई चेंजिंग नहीं। इसका मतलब है कि जब भी आपको संख्या बढ़ाना हो तत्वों की, तो आप हमेशा जो है किस साइड में? लेफ्ट साइड में संख्या बढ़ाएंगे, न कि राइट साइड में। आपको ये याद रखना है। दूसरी बात कि सबसे पहले आपको करना क्या है? तो सबसे पहले जिधर परमाणुओं की संख्या अधिक हो, ऐसे ही सूत्र को सबसे पहले संतुलित करना है। यदि इसे आप अनुसरण करेंगे तो बहुत ही आसानी से रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेंगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर परमाणुओं की संख्या अधिक है और इधर कम है, तो क्या करना? हमें इधर ही परमाणुओं की संख्या को क्या करना? संतुलित करना। इसका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है उत्पाद में, और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 का गुणा करेंगे। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे कि उत्पाद
H2O में 2 से गुणा करने पर प्यारे साथियों, यहां पर हम क्या करते हैं कि H2O उत्पाद है और इसमें 2 का गुणा करते हैं तो हो जाएगा क्या चीज, H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। यानी कि यहां पर हमें गुणा करना है, हमने इधर नहीं किया, इधर करेंगे तो गलत होगा क्योंकि बॉक्स के अंदर चेंज नहीं करना है। अब ध्यान देना, अब हम काउंट करते हैं प्यारे साथियों। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो भाई हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर कितना है 2, इधर कितना हुआ, इधर हो गया भाई अब 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना है इधर 2 है कि नहीं, ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, 2 का गुणा करेंगे तो 2 ही होगा ना। अब हो गया कितना 2। अब यहां पर ध्यान देना कि जो उत्पाद है इसमें हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई, कितनी हो गई 4, और अभिकारक में कितनी है 2 है। इसका मतलब क्या होगा कि अब हमें अभिकारक हाइड्रोजन में 2 का गुणा करना पड़ेगा। अभिकारक हाइड्रोजन में कितने का गुणा करेंगे 2 का। तो प्यारे साथियों यहां पर हम करते हैं स्टेप नंबर 3, 4th ना, स्टेप नंबर ये 3rd था, ये 4th है। क्या करेंगे अब अभिकारक H2 में 2 का गुणा करने पर हम यहां पर H2 में 2 का गुणा करते हैं इसमें, तो हो जाएगा क्या 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। क्योंकि हमें अनुमान से ही करना है तो इसलिए हम इधर हमेशा किस साइड में, लेफ्ट साइड में हमें संख्या बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। आगे उसके राइट साइड में हमें कुछ भी नहीं करना है, ये बात याद रखनी है। अब हम काउंट कर लेते हैं साथियों। देखो इधर हाइड्रोजन है 4 और ऑक्सीजन है 2, इधर है हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन कितना है 2 का गुणा करेंगे तो 2। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो संख्या है अभिकारक और उत्पाद में एक जैसी आई। तो कैसा समीकरण रहा, ये समीकरण संतुलित रहा। प्यारे साथियों इतना स्लो बताने का मतलब यही है कि आप बातों को समझ पाएं, और जब भी आपको समीकरण संतुलित करने की आवश्यकता पड़े तो वहां पर आप एक भी गलतियां ना करें और समीकरण को आसानी से संतुलित कर ले, क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्वेश्चन आता है, इतना आपको याद रखना है। और दूसरी बात कि यदि यहाँ पर समीकरण को संतुलित करना है आप सीख लिए तो 11th की जो क्लास हो जाएगी समीकरण को संतुलित करने के लिए वो बहुत ही सरल हो जाएगी, और आपको इसके बाद तो क्लास 11th में ही जाना है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर सीख जाएं, वहाँ पर आपको आसान रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। ये तो रहा हमारा एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण जिसमें कि हम लोगों ने सीख लिया कि रासायनिक समीकरण को कैसे हम संतुलित करें। भाई बार बार हमें बॉक्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात, बॉक्स में बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये समझने के लिए बताया गया। आप सीख गए कि क्या है कि हमेशा लेफ्ट साइड में आपको संख्या बढ़ाना है, गुणा करना है, राइट साइड में नहीं। हमें बॉक्स की इसीलिए आवश्यकता पड़ी, इसका मतलब है कि आपको सूत्र परिवर्तन नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 2 का हमने गुणा कर दिया तो क्या H2O में सूत्र का परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पर H2 में 2 का गुणा हमने कर दिया तो क्या H2 के सूत्र में परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। यदि हम यहाँ पर कुछ लिखते तब न सूत्र में परिवर्तन होता। तो हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हमेशा सूत्र को परिवर्तित नहीं करना है, ये बात जो है आपको याद रखना है। एक बार इसे नोट करें, फिर हम एक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल से रासायनिक समीकरण को संतुलित करने को सीखेंगे। हाँ तो प्यारे साथियों आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अगला एग्जाम्पल क्या है, प्यारे साथियों अगला एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 2। दूसरे नंबर पे क्या है Na प्लस
HCl इजकल टू NaCl प्लस H2। ये हमारा एग्जाम्पल है। अब ध्यान देना, यहाँ पर ये समीकरण ढांचा समीकरण है, मतलब असंतुलित समीकरण है। ढांचा समीकरण कहने का मतलब है असंतुलित समीकरण है। आपको इतनी बातें याद रखनी होगी। अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, तो आपको इनके सूत्रों को बॉक्स में लिखना है। मतलब कि असंतुलित समीकरण को क्या करना, बॉक्स में लिखना। हमने क्या करा, यहां पर एक असंतुलित समीकरण लिखा। अब हमें क्या करना, इसे बॉक्स में लिखना है। क्या करते हैं, Na को हमने बॉक्स में रख लिया, प्लस HCl को हमने बॉक्स में रख दिया। उसके बाद से तीर का निशान रखा, NaCl को हमने बॉक्स में रख दिया, प्लस H2 को भी हमने क्या करा, बॉक्स में रख दिया। बॉक्स में लिखने का मतलब यही है कि सूत्र परिवर्तन नहीं करना है किसी भी हालत में। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो सूत्र को बदलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, स्टेप सेकेंड, चरण दूसरा। इसमें हम क्या करेंगे कि जो समीकरण है उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद परमाणुओं की संख्या को लिखना। ठीक है, अभिकारक एवं उत्पाद परमाणुओं की संख्या को लिख देते हैं भाई। क्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं तत्व, यहाँ पर लिखते हैं R, यहाँ पे लिखते हैं P। इतने से ही आप लोगों को याद होना जाना चाहिए कि R का मतलब क्या है साथियों। R का मतलब है अभिकारक और P का मतलब है उत्पाद। यहाँ पर देखते हैं तत्व कौन है, सोडियम है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। लिखते हैं सोडियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन। सोडियम की संख्या अभिकारक में 1, उत्पाद में भी कितनी, 1। ठीक, आगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी, तो 1 है अभिकारक और उत्पाद में कितनी, 2। क्लोरीन की संख्या कितनी, अभिकारक में 1 और उत्पाद में भी कितनी है, 1 है। यानी कि यहाँ पर ये अंतर आ रहा है, बाकी सब तो बराबर है, मतलब हाइड्रोजन की संख्या बराबर नहीं है। तो ध्यान देना साथियों, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को ही संतुलित करना पड़ेगा। तो स्टेप सेकंड हो गया। तो स्टेप थर्ड की ओर बात करेंगे, तो इसमें क्या करना कि यहाँ पर जो अभिकारक है HCl, इसमें 2 का गुणा करना, इधर नहीं। तो अभिकारक HCl में 2 का गुणा करने पर, पहले साथियों हम 2 का ही गुणा क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर 1 है, तो संतुलित करने के लिए 2 का ही गुणा करना पड़ेगा। यदि अधिक रहेगा तो हमें अधिक की आवश्यकता पड़ेगी। क्या करते हैं, 2 का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर Na प्लस HCl और इसमें करना है 2 का गुणा, और उसके बाद से ये हो जाएगा NaCl प्लस H2। अब देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पर लिखते हैं हम तत्व R और P। अब हमें जानकारी मिलेगी क्या कि कौन सा संतुलित हुआ और कौन सा संतुलित नहीं हुआ, किसकी संख्या घट रही है, बढ़ रही है। सोडियम, उसके बाद से हाइड्रोजन, उसके बाद से क्लोरीन। सोडियम की संख्या है 1, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, इधर हो गई 2, कितनी हो गई, 2। क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई, 2। इधर चलते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। पहले सोडियम की संख्या 1 है, उसके बाद से हाइड्रोजन की संख्या 2 है और क्लोरीन की संख्या 1 है। भाई हाइड्रोजन तो बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन में अंतर आ रहा है साथियों। किस में अंतर आ रहा है, क्लोरीन में। तब हमें करना क्या पड़ेगा, स्टेप नंबर 4 लेना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4, इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्लोरीन की संख्या हो गई है अभिकारक में 2 और उत्पाद में 1,
मतलब कि हमें अभिकारक में क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। उत्पाद में तो साथियों यहाँ पे उत्पाद NaCl में 2 का गुणा करने पर तो क्या करते हैं, NaCl में 2 का गुणा करते हैं, बाकी सब उसी तरह से लिखना है Na प्लस 2HCl, क्योंकि यहाँ पर 2HCl है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, NaCl, इसमें हमें क्या करना, 2 का गुणा करना और प्लस H2। अब हमें फिर से देखना पड़ेगा कि क्या संख्या रही। तो प्यारे साथियों यहाँ पर देखते हैं तो ये Na की संख्या यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हो गई 2। तो डायरेक्ट स्टेप 5 लेते हैं, स्टेप 5। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अभिकारक Na में 2 का गुणा करने पर, तो वही गुणा कर लेते हैं, 2Na प्लस 2HCl इक्वल टू 2NaCl प्लस क्या, H2। अब हम जानकारी लेते हैं कि क्या बराबर है कि नहीं दोनों ओर परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पर लिखते हैं तत्व, यहाँ पर R, यहाँ पर P। तो भाई तत्व कौन कौन सा है, सोडियम है, उसके बाद से हाइड्रोजन है, उसके बाद से क्लोरीन है, यही तत्व है ना। अब देखते हैं, यहाँ पर सोडियम की संख्या है 2, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या है 2, क्लोरीन की भी संख्या है 2। इधर चलते हैं, सोडियम 2, क्लोरीन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2। क्या हुआ, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हुई, मतलब हमारा काम हो गया। यानी कि हमने क्या करा, समीकरण को संतुलित कर लिया। भाई ये समीकरण कैसा हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। और हम तो काम यही कर रहे हैं ना, समीकरण को संतुलित करना। तो प्यारे साथियों एक बार इसे आप लोग जरूर देखें, आप आसानी से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेंगे। एक बार इसे नोट करें। एक और एग्जाम्पल से हम आपको 1 मिनट में क्या करेंगे, समीकरण को संतुलित करके दिखाएंगे। एक बार इसे नोट करें। हाँ तो प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं और एक समीकरण, तीसरा समीकरण जो है हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तीसरा समीकरण, अब ऐसे हम लोग मुंह से ही गिनेंगे और समीकरण हो जाएगा संतुलित। कैसे, देखते हैं यहाँ पर तीसरा नंबर, N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3। यह एक रासायनिक समीकरण है। देखना यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ पर 1 ही है, मतलब कि बराबर नहीं है। तो कैसा समीकरण है भाई, ढांचा समीकरण है, यानी कि यही असंतुलित समीकरण है। और ऐसे समीकरण को हमें संतुलित करना है। अब हम स्टेप का अनुसरण नहीं करेंगे, ऐसे ही बोर्ड पर लिखा गया और ऐसे हम बहुत ही आसानी से इसको संतुलित कर लेंगे। पहले साथियों यहाँ पर देखना कि इसके परमाणु की संख्या अधिक है, इसमें 3 है और बाकी में सभी 2 है, मतलब इसी को हमें संतुलित करना पड़ेगा। मतलब कि उत्पाद में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, N2 प्लस H2 इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2NH3। भाई नाइट्रोजन इधर भी 2, इधर भी 2, नाइट्रोजन तो बराबर हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया इधर, और इधर कितना है, इधर 2 ही है। इसका मतलब यहाँ पे 3 का गुणा करना पड़ेगा, हम 3 का गुणा कर दे रहे हैं। अब इसको आप लोग मिलाओगे ना तो कैसा समीकरण हो जाएगा, संतुलित समीकरण हो जाएगा। सही है ना तरीका। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। एक और एग्जाम्पल से, क्या है एग्जाम्पल, वही जो एनसीईआरटी में दे रखा है, Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। अब बहुत ही आसानी से आप इसको संतुलित कर पाएंगे। आप लोगों को करना है 1 मिनट में संतुलित करके कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके बाद से हम इसे अभी क्लियर करते हैं। हाँ तो साथियों यहां पर ध्यान देना, ये है क्या, Mg की संख्या है 1, इधर भी Mg की संख्या कितनी, 1, ये तो बराबर है, दोनों संतुलित है। ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है और इधर कितना है भाई, 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको संतुलित करना पड़ेगा। इधर तो हम 2 लगाएंगे तो हमारा सूत्र ही बदल जाएगा, यानी कि रासायनिक समीकरण ही गलत हो जाएगा।
इसलिए हमें इधर नहीं करना है, हमें हमेशा हमेशा लेफ्ट साइड में संख्या बढ़ाना है। कितना है, ये 2 है, ये 1 है, यानी कि 2 का गुणा करेंगे तो ये ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम भी कितना हो गया, 2। इधर मैग्नीशियम कितना है, 1 है। अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर बढ़ना पड़ेगा, और उत्पाद में हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। अब आप लोग काउंट करें, क्या दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं। भाई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इधर देखते हैं 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, इधर क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, क्या है, कितने मैग्नीशियम है, 2, और कितना ऑक्सीजन है यहाँ पर, 2। क्या हुआ, संतुलित हुआ कि नहीं। बहुत ही आसानी से आप इसे संतुलित करेंगे, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, और उसको आप लोग संतुलित करने का प्रयास करें। और यदि नहीं हो पा रहा है तो आप जरूर उस क्वेश्चन को लिखें कमेंट में, हम एक बार जरूर फिर से उसे संतुलित करके आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। प्यारे साथियों, अब हम जानेंगे क्या, कोई भी रासायनिक समीकरण लिखना हो तो हमें किन बातों को ध्यान देना चाहिए। एक बार इसे नोट करें, और उसके बाद से हम ये भी टॉपिक क्लियर करते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। और रासायनिक समीकरण को लिखते समय कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा, मतलब कि कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। अब ऐसी कौन सी बातें हैं, यदि इसकी जानकारी नहीं रहेगा तो आपका रासायनिक समीकरण गलत हो सकता है। उन्हीं बातों पर हम बात करने वाले हैं। मतलब कि रासायनिक समीकरण लिखते समय निम्न बातों की जानकारी आवश्यक है। ठीक, कौन कौन सी जानकारी आवश्यक है ये जानना। सबसे पहली बात भौतिक अवस्था की, किसकी, सबसे पहली बात क्या, भौतिक अवस्था की। प्यारे साथियों, यदि रासायनिक समीकरण आप लिख रहे हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि वह पदार्थ किस अवस्था में है, ठोस में है कि द्रव में है कि गैस में है। ठीक है, तो क्या ठोस यदि है, इसको इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल एस से। दूसरा क्या, द्रव अवस्था में है, यानी कि इसको लिक्विड बोला जाएगा, और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल एल से। और तीसरा क्या, गैस अवस्था में है, यानी कि गैसियस स्टेट में है, तो इसके लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा एस से। जैसे कि हम एक यहाँ पर रिएक्शन आप लोगों को दे रहे हैं, वही H2 + O2 = H2O। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो हमने G दिखाया। ठीक है, तो गैस के लिए क्या लिखना, G लिखना। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, ये भी गैस है, तो इसके लिए हमने G लिखा। यहाँ पर ये लिक्विड है, जल क्या है, लिक्विड है, यानी कि इसके लिए हमें L लिखना पड़ेगा। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। यदि रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो लिखते समय आपको ये दिखाना जरूरी हो जाता है कि कौन सा पदार्थ किस अवस्था में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है कि गैस में है। आगे ये तापमान के बारे में यदि हम बात करें, दूसरा स्टेप क्या है यहाँ पर कि आपको तापमान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तापमान यानी कि टेम्परेचर। हमेशा तापमान को कहाँ पे लिखा जाता है, तीर के ऊपर। कहाँ पे लिखा जाता है, तीर के ऊपर। और तापमान को एक इससे भी आप इंडिकेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तापमान के बारे में इंडिकेशन हो जाएगा। जैसे कि ये तीर है, तीर के इधर आर है और इधर क्या है, पी, और यहाँ पर लिख रहे हैं, यानी कि मतलब आर में क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, तब उत्पाद बन रहा है। उसके बाद से आपको ये जानकारी रखनी चाहिए कि अभिकारक पदार्थ कितना है और उत्पाद पदार्थ कितना है। एक है तो ठीक है, एक से अधिक है तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगाना जरूरी है। यदि अभिकारक एक से अधिक है तो उसके बीच में प्लस लगा, यदि उत्पाद एक से अधिक है तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगा, यानी कि अधिक आर
वह पी की संख्या होने पर उनके बीच क्या लगाते हैं, धन यानी कि प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ये बातें जानकारी होनी चाहिए। क्या करते हैं, जैसे कि a प्लस बी, भाई दो अभिकारक है, दोनों को तो एक साथ हम लोग लिख दिए, लेकिन बीच में प्लस को दिखाना पड़ेगा। इसी प्रकार से उत्पाद बन रहा है c प्लस डी। तो ये जानकारी होनी चाहिए कि एक से अधिक अभिकारक और उत्पाद है तो उसके बीच में हम कौन से चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे, प्लस चिन्ह से। आगे अगली जो जानकारी है, अगली जानकारी होनी चाहिए ऊष्मा का उत्सर्जन। ठीक है, ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण ये होना चाहिए। यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, जैसे कि A से बन रहा है B, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो यहां पर प्लस लगा करके ऊष्मा देना पड़ेगा। और यदि ऊष्मा का उत्सर्जन, ये क्या है, अवशोषण हो रहा है, तो आपको करना पड़ेगा, यदि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है यानी कि A से B बन रहा है, तो इस कंडीशन में यहां पर यदि ऊष्मा है मतलब कि ताप है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। इतनी जानकारी होनी चाहिए। उत्सर्जन का मतलब ऊष्मा में कमी और अवशोषण का मतलब है ऊष्मा में वृद्धि। ठीक है, आगे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किसी प्रभाव के कारण हो सकती है। उप प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं, उत्प्रेरक हो सकता है, ठीक है, दाब हो सकता है, ताप हो सकता है। इन प्रभावों को हमेशा तीर के ऊपर या नीचे दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे कि A से बन रहा है B, A से बन रहा है B, यदि उत्प्रेरक है तो यहां पर लिखना पड़ेगा कोई उत्प्रेरक। दाब लग रहा है, यहाँ पे दाब लिखना पड़ेगा। ताप लग रहा है तो ताप लिखना पड़ेगा, ऊपर या नीचे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल आपको ऊपर ही लिखना है, जगह रहेगा तो नीचे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उत्प्रेरक दाब या ताप को हमेशा अभिक्रिया के तीर के ऊपर ही लिखते हैं। ये बात की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद से यदि पदार्थ किस अवस्था में हो, पदार्थ विलयन की अवस्था में हो, विलयन की अवस्था में हो, तो इसके लिए पदार्थ के आगे एक क्यू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक क्यू। ठीक है, ये जानकारी होनी चाहिए। कैसे, तो एक रिएक्शन यहां पर देते हैं जिंक प्लस H2SO4 और इससे बन रहा है क्या चीज, तो ZnSO4 और प्लस क्या चीज, तो H2। तो प्यारे साथियों, जिंक जो है सॉलिड स्टेट में है तो S देना है, H2SO4 ये है विलयन की अवस्था में, तो इसके लिए यहां पर हम क्या लगाएंगे, एक्वस फॉर्म लगाएंगे, एक क्यू देंगे। ये भी क्या है, विलयन की अवस्था में यानी कि एक क्यू, और ये वाला गैस है तो हमें गैस स्टेट में देना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अवस्थाओं को जरूर प्रदर्शित करेंगे। यदि ठोस है तो उसको S से प्रदर्शित करेंगे, यदि द्रव है तो उसको L से प्रदर्शित किया जाएगा, यदि गैस है तो उसको G से प्रदर्शित किया जाएगा, और यदि विलयन की अवस्था में है तो उसको AQ से प्रदर्शित किया जाएगा। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पर हमने रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है इसकी बात किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो ज़रूर एक बार कमेंट के माध्यम से बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एक बार इसे अपने मित्रों में शेयर भी कर दें। यहाँ से आगे का जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इसके बारे में हम अगले भाग में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।